गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक स्टार्ट करा था बच्चों मैंने, ठीक है। तो उसमें हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं बच्चों। तुम्हारे कौन कौन से 2 टॉपिक हमने पढ़े थे? एक तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि जो उनका सिलेक्शन किस अकॉर्डिंग हम करते हैं। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि उनकी एज का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। फिर हमने पढ़ा था उनका वेट का डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। और जितने भी अदर प्रैक्टिसेस एनिमल्स पे हो रही हैं वो सब क्या क्या हैं। उसके अलावा जो काफ है उनका कैसे हम उनका जनरल केयर हम कैसे करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था बच्चों। अब मैं स्टार्ट करती हूँ हाउसिंग मैनेजमेंट, कि इनको किस तरीके से हमें रखना होता है, उनका रख रखाव कैसे होता है, कैसे इनके ऊपर शेड होनी चाहिए, नीचे पूरी क्लीनिंग होनी चाहिए। ये सब क्या कहला रहा है? हाउसिंग मैनेजमेंट कहला रहा है। हाउसिंग ऑफ एनिमल nowadays is becoming essential due to intensification of animal farming, large conglomerations of animal in a small area due to adverse climatic condition to protect the animals from predators for better production performance of animal। हम क्यों कर रहे हैं इसका हाउसिंग मैनेजमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए उनको हमें क्योर करना होता है, भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, बहुत कम टेम्परेचर हो, उस अकॉर्डिंग उनको प्रोटेक्शन देनी होती है। प्रीडेटर्स उन पे वर्क ना करें, यानी उन्हें एज अ फूड ना लें। और सेकंड, उनकी प्रोडक्टिविटी को, वो जो प्रोडक्शन दे रहे हैं उसको इंक्रीज करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं? हाउसिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं। देयर आर 3 मेथड ऑफ हाउसिंग ऑफ एनिमल। मेनली 3 मेथड हम यहाँ पे यूज लेते हैं। फर्स्ट इज कन्वेंशनल बर्न्स। What is conventional burn are recommended in temperate Himalaya region। ये कहाँ पे recommended होते हैं? temperate Himalaya region में होते हैं। burns remain hygienic and disease prevalence is less। ये क्या कह रहे हैं? ये जो बर्न्स बने हुए होते हैं प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन के होते हैं और डिजीज रेजिस्टेंस पावर होती है इनमें। एनिमल आर लेस एक्सपोज टू एडवर्स वेदर कंडीशन, और एनिमल्स को हम एडवर्स वेदर कंडीशन में एक्सपोज नहीं करते हैं। द स्वाइन are not kept confined in a barn, rather they are let free। Cow are confined together on a platform and kept tight by a stretching or neck chain। हम काउ जो होती हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं और उनके नेक चेन में लगा रहे हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटेंशन बर्न। इसको हम एक नाम और देते हैं, एक्सटेंशन बर्न कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे काउ आर कन्फर्म टुगेदर ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म में रख रहे हैं, कैप्ट टाइट बाय अ स्टेंचिंग या नेक चेन जो होती है उससे उन्हें बांध के रखते हैं। इसी को मैं नाम क्या दे रही हूँ? एक्सटेंशन नाम दे रही हूँ, बर्न। दे आर कैप्ट, मेनली उन्हें कैसे रखा जाता है? माउथ टू माउथ और टेल टू टेल उनको बांध के रखा जाता है। या तो उनके माउथ आपस में बांध दिए जाते हैं या उनकी टेल्स आपस में बांध दी जाती है, ठीक है। फिर आ रहे हैं नेक्स्ट लूज हाउसिंग। लूज हाउसिंग में क्या होता है? इन दिस मेथड सेल्फ फीडिंग इज प्रैक्टिस्ड इज इन लूज सिस्टम ऑफ हाउसिंग। इसमें क्या कर रहा है? फीडिंग प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए उनको फ्रीली छोड़ दिया जाता है, तो काफ़ी बड़ा एरिया होगा लूज सिस्टम ऑफ हाउसिंग का। कंसनट्रेट आर फेड एट द टाइम ऑफ मिल्किंग which is done in separate milking barn। A common watering tank is provided and fodder is fed in common mangers। हम क्या कर रहे हैं कि इसमें मैंने क्या बोला, एक लूज पूरा पर्टिकुलर एरिया होता है। उस एरिया में हम क्या कर रहे हैं? उनके लिए एक टैंक होता है पर्टिकुलर, उस टैंक से वो फॉर द वाटर, उसके अलावा मैंजर्स फॉर द फूडर होते हैं वहाँ पे। The open paddock is provided with shelter along one side। ठीक है, एक ओपन पैडॉक उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। एनिमल आर केप्ट क्लोज इन एन ओपन पैडॉक और पॉस्चर थ्रू आउट डे एंड नाइट एक्सेप्ट एट मिल्किंग टाइम। इनको पूरे टाइम ओपन एरिया में खुला छोड़ दिया जाता है, रखा जाता है, उनको एक ऐसा एरिया ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। गांव में जाते हैं ना, तो है ना, बहुत बड़ा सा एरिया केवल काउस के लिए ही छोड़ दिया जाता है कि वो वहाँ पे अच्छे से घूम फिर सकें। पास में टैंक होता है, उस टैंक से वो पानी पी सकें, और उसके अलावा फूडर के लिए भी उनका एक अलग मैंजर्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। बस केवल और केवल किस समय पे उनको लिया जाता है? जब मिल्किंग टाइम होता है, मिल्क उस समय हम लोग उनको लेते हैं, अलग जगह लेके जाते हैं,
ठीक है। दिस मेथड ऑफ हाउसिंग इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया एंड ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मोस्ट सुटेबल। द एडवांटेज ऑफ लूज हाउसिंग आर, लूज हाउसिंग की क्या मेन एडवांटेज क्या होती है? फीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक इज ईजियर बिकॉज ऑफ कॉमन फीडिंग एंड वाटरिंग मैनेजमेंट। फीडिंग का और उनकी फूडिंग, मेनली फीडिंग और उनका मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है लाइफ स्टॉक का, क्योंकि उनकी कॉमन फीडिंग होती है और वाटर अवेलेबिलिटी भी कॉमन होती है। The loose housing are cheaper to construct, easier to expand and flexible in utility. Loose house जो होते हैं वो cheaper होते हैं, economic point of view से अच्छे होते हैं, उनको बनाना बहुत easy होता है, easier to expand, उसको और ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, flexible होते हैं utility में. However, slight modification of extra fitting may be necessary. The housing system is suitable in all part of the country except in temperate Himalaya region and heavy rainfall area. हाउसिंग सिस्टम सब पूरी इंडिया में बहुत इजी होता है, बट एक कौन से एरिया में ये नहीं होता है? टेम्परेट हिमालय रीजन और हैवी रेनफॉल एरिया में रीजन, वहाँ पे उनको क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा के रखना होता है, इसलिए वहाँ पे मेनली मैंने कौन सा बताया था आपको? कन्वेंशनल बर्न्स बताए थे, ठीक है। द ओपन paddock is enclosed by mean of half wall और plain wires fences of कन्वीनियंट हाइट। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से या तो हाफ उसमें छत बना देते हैं या फिर उनकी फेंसिंग कर देते हैं वायर्स के थ्रू, ठीक है, एक कन्वीनियंट हाइट तक। अबाउट 10 to 15% मोर स्टॉक कैन बी एकोमोडेटेड इन लूज हाउसिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एनिमल फील कंफर्टेबल, इसमें एनिमल जो होते हैं कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला कन्वेंशनल बर्न्स, दूसरा हो गया लूज हाउसिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट जो है फ्री रेंजर्स। फ्री रेंजेज क्या होती हैं? कॉल्ड एज रेंचेज। दिस हाउस इज सुटेबल फॉर द एनिमल डेट आर नॉट हैंडल डेली लाइक बीफ, कैटल और शिप। जिनको रेगुलरली डील नहीं करना होता है उनके लिए होती है रेंचेज। द एरिया इज़ नेचुरल और कल्टिवेटेड पॉस्चर लैंड विद वाटरिंग पॉइंट एंड सल्टर। ये जो एरिया होता है यहाँ पे बहुत सारा पॉस्चरेज होता है उनके लिए जो वो खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वाटर भी होता है और रहने के लिए जगह भी होती है। देयर इज अ स्कोप ऑफ रेयरिंग ऑफ सीप ऑन रेंच कंडीशन इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड हिली रीजन ऑफ द कंट्री। मेनली ये कहाँ पे रेयरिंग हो रही है इसकी? नॉर्थ वेस्टर्न पे और हिली रीजन पे। तो मेनली तीन मैंने बताए, कन्वेंशनल बर्न्स, लूज हाउसिंग और फ्री रेंजेज। फ्री रेंजेज मेनली किसके लिए होता है? सीप के लिए होता है और कैटल्स के लिए। अब ये बता रहा है यहाँ पे कि हाउस एरिया पर एनिमल जो है, क्लोज एरिया और ओपन एरिया दोनों की बात कर रहा है। काऊ के लिए क्लोज एरिया 20 to 30 स्क्वायर फीट होता है, ओपन एरिया 80 to 100। बफेलो के लिए भी अगेन 20 to 30, 80 and 100। बुल के लिए 120 to 140 स्क्वायर फीट ओपन एरिया चाहिए, क्लोज एरिया चाहिए होता है, और ओपन एरिया 200 to 250 चाहिए। स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं बच्चों। प्रेग्नेंट काऊ जो होती हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, 100 to 120 स्क्वायर फीट और 180 to 200 ओपन एरिया। सीप एंड गॉट के लिए 12 to 16 स्क्वायर फीट का क्लोज एरिया चाहिए और 50 to 60 स्क्वायर फीट का ओपन एरिया चाहिए। फिर आते हैं मेल सीप एंड गॉट के लिए 20 to 30 स्क्वायर फीट का क्लोज एरिया, 70 to 80 स्क्वायर फीट का ओपन एरिया। और लम्स एंड किड्स जो होते हैं इनके, शीप के और गॉट के, उनमें 5 to 10 स्क्वायर फीट का क्लोज एरिया और 20 to 25 स्क्वायर फीट का ओपन एरिया चाहिए होता है, ठीक है। अभी क्या बता रहा है? फ्लोर स्पेस फॉर 7 day to 1 year एज। फ्लोर स्पेस, उसका जो फ्लोर का स्पेस होता है वो लगभग 7 days से 1 year तक के एज के उनके लिए होता है, काफ के लिए, लम्स और किड्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। क्या बताया मैंने? हाउसिंग मैनेजमेंट मेनली थ्री टाइप ऑफ हाउसिंग मैनेजमेंट है। कन्वेंशनल बर्न्स, लूज हाउसिंग जो मेनली यूज किया जाता है, और फ्री रेंजर्स जो कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? सीप्स के लिए, गॉट्स के लिए। फिर आते हैं टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड पल्सेस रेट। टेम्परेचर की बात करें, ये भी हमें पता होना चाहिए। काऊ जो होता है मेनली 37.4 डिग्री सेल्सियस, पल्स रेट उनकी 40 to 50 होती है, रेस्पिरेटरी रेट उनकी कितनी होती है? 12 to 16। बफेलो की अगेन 37.4, पल्स रेट अगेन सेम 40 to 45, और रेस्पिरेटरी रेट थोड़ी ज़्यादा होती है 14 to 18। गॉट की
38.8 डिग्री सेल्सियस पर ये रह रहा है। 70 to 80 पल्स रेट होती है, रेस्पिरेटरी रेट जो होती है इनकी कम है 12 to 22। शीप जो होता है 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रह रहा है, 70 to 80 इनकी पल्स रेट होती है और 14 to 22 इनकी रेस्पिरेटरी रेट होती है। पिग जो होता है इनकी 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड इनका टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, 60 to 80 इनकी पल्स रेट और 8 to 18 इनका रेस्पिरेटरी रेट होता है। पोल्ट्री जो होता है 40.8 डिग्री सेल्सियस, 120 to 160 इनकी पल्स रेट और 15 to 20 इनकी रेस्पिरेटरी रेट। Breeding management, breeding is an important consideration in the economics of cattle production. In the absence of regular breeding and calving at the appropriate time, cattle rearing will not be profitable. A healthy calf each year in the usual goal. This is possible only by increasing the reproductive efficiency of animal, and some important terms are. देखो बच्चों, ये कह रहा है कि ब्रीडिंग हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्यों हमें ब्रीडिंग करानी है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि हाई क्वालिटी को डेवलप्ड करने के लिए ब्रीडिंग, तो हाई क्वालिटी यहाँ पे मैं क्या कहूँगी, जैसे मिल्क की क्वालिटी को बढ़ाना, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना, उसके अलावा जो होते हैं उनके काव कह लो, गॉट सेप, इन सब की रिप्रोडक्टिव रेट को भी इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये बताना अलग अलग कुछ टर्म्स हैं, जैसे एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल ऑल्सो स्पेल्ड एस्ट्रस, इसको ईस्ट्रस भी बोलते हैं। द पीरियड इन द सेक्सुअल साइकिल ऑफ फीमेल मैमल्स एक्सेप्ट द हायर प्राइमेट्स ड्यूरिंग विच दे आर इन हीट that is ready to accept a male and to meet. एस्ट्रस साइकिल जो होता है वो एक तरह का सेक्सुअल साइकिल है जो केवल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही रहता है, और वो टाइम पीरियड कौन सा होता है, जब वो क्या कर रही हैं, मेटिंग कर रही हैं। वन और मोर पीरियड ऑफ एस्ट्रस में अकर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन ऑफ अ स्पीसीज। इनका एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है, उस ब्रीडिंग सीजन में ही क्या करती है ना, मेटिंग करती है। नेक्स्ट आते हैं हम प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी क्या होती है, वो टाइम व्हेन एनिमल बिकम सेक्सुअली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्टाइल गैमेट्स। ठीक है, प्यूबर्टी वो टाइम पीरियड होता है जब क्या होता है, उनमें सेक्सुअली डेवलपमेंट हो जाता है, जिस कारण वो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं एंड एग्जिबिट एडल्ट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। और वो एडल्ट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ साथ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनमें आ जाते हैं, जिससे उनमें गैमेट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और सेक्सुअल बिहेवियर वो एग्जिबिट कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज ऑफ प्यूबर्टी इन एनिमल्स में मेन एवरेज क्या रहता है, जैसे काउ में 24 मंथ का, काउ एग्जॉस्टिक, इंडियन का तो 24 मंथ है, एग्जॉस्टिक जो बाहर की होती है उसका 18 मंथ है, बफेलो 30 मंथ, सीप एंड गॉट 12 मंथ, पिग 3 to 7 मंथ और कैटल का 10 to 20 मंथ में वो प्यूबर्टी स्टेज में आ जाती है। फिर आता है हीट साइकिल, अभी बताया मैंने, जब उनमें क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी डेवलप्ड हो जाती है, वो क्या होता है, हीट साइकिल। इट इज़ द इंटरवल पीरियड बिटवीन टू स्ट्रेस साइकिल, मेनली दो स्ट्रेस साइकिल के बीच का जो पीरियड होता है वो हीट साइकिल होता है। इफ़ द एनिमल डज नॉट कंसीव ड्यूरिंग स्ट्रेस, दे कम अगेन इन हीट आफ्टर सम इंटरवल, द ड्यूरेशन ऑफ हीट इज़ वेरी शॉर्ट। कहने का मतलब वही है, मैंने क्या बोला कि फर्स्ट टाइम जब हो रहा है यानी गैमेट फॉर्मेशन की पावर आती है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, गैमेट फॉर्मेशन की पावर को, कि इसमें कौन सा साइकिल रन हो रहा है, स्ट्रेस साइकिल रन हो रहा है। अब एक बार स्ट्रेस साइकिल में क्या हुआ कि मेटिंग के दौरान क्या हुआ, प्रेगनेंसी डेवलप्ड होगी। अगर 1% नहीं होती है तो सेकंड स्ट्रेस साइकिल अगेन, जब वो टाइम पीरियड आ रहा है उस समय अगेन मेटिंग होगी। तो फर्स्ट एस्ट्रेस और सेकंड एस्ट्रेस के बीच का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज हीट साइकिल, उसे हम क्या नाम देते हैं, हीट साइकिल कहते हैं। फिर आता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड इज एक्चुअली द फीटस डेवलपमेंट पीरियड फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन अंटिल बर्थ। अब ये गेस्टेशन पीरियड क्या बता रहा है आपका, जैसे ही क्या होता है प्रेगनेंसी रहती है, प्रेगनेंसी से लेके स्टार्टिंग से लेकर जब तक कि किसका बर्थ नहीं हो जाता है चाइल्ड का या काफ का बर्थ नहीं हो जाता है, तब तक का जो पूरा टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड क्या कहला रहा है, गेस्टेशन पीरियड।
द फीटस डेवलपमेंट पीरियड, इसको एक नाम और हमने क्या दिया, फीटस डेवलपमेंट पीरियड, जो काउ के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो से अगेन पूरा कंप्लीट फीटस फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, कंसीव किया उसने जब, अनटिल बर्थ, जब तक वो बर्थ ले रहा है। द वर्ड गेस्टेशन कम फ्रॉम लैटिन गेस्ट्रो मीनिंग टू कैरी और टू बियर। क्लियर। अब आते हैं गेस्टेशन पीरियड, हीट साइकिल और स्ट्रेस साइकिल एनिमल्स के। जैसे काउ में गेस्टेशन पीरियड जो होता है 280 to 285 डेज का रहता है, हीट साइकिल 90 to 21 डेज का रहता है और स्ट्रेस साइकिल 10 to 24 आवर्स का रहता है। बफेलो में 307 to 310 गेस्टेशन पीरियड, हीट साइकिल हुआ 21 और स्ट्रेस साइकिल 12 to 36 आवर। शीप में 150 to 155 डेज, हीट साइकिल 21 डेज और स्ट्रेस साइकिल 1 to 2 डेज। गॉट 150 to 155 इसका गेस्टेशन पीरियड हो गया डेज में, और हीट साइकिल इसका कितने डेज का रहता है, 21 डेज का, और स्ट्रेस साइकिल इसका 1 to 2 आवर रहता है। फिर आते हैं हम गॉट में 150 to अगेन 155, 21 और 1 to 3 डेज का स्ट्रेस साइकिल रहता है। पिग में 110 to 120 गेस्टेशन पीरियड, देन हीट साइकिल 16 डेज का हीट साइकिल रहता है, देन स्ट्रेस साइकिल 1 to 3 आवर्स का रहता है। कैमल में गेस्टेशन पीरियड 390 to 410 रहता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट गेस्टेशन पीरियड, हीट साइकिल एंड स्ट्रेस साइकिल। अब आते हैं स्ट्रीमिंग अप। स्ट्रीमिंग अप इज अ फीडिंग ऑफ अ प्रेग्नेंट एनिमल सच एज अ डेयरी काउ विद द हाई डाइट ऑफ न्यूट्रिशन 6 to 8 वीक बिफोर काल्विंग एंड गिविंग बर्थ। कहने का मतलब वही है कि स्ट्रीमिंग अप वो फीडिंग होती है जो प्रेग्नेंट किसको दी जाती है, काउ या प्रेग्नेंट एनिमल्स को दी जाती है, सच एज डेयरी काउ विद अ हाई डाइट ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें हाई डाइट ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए 6 to 8 वीक तक बिफोर काल्विंग और गिविंग बर्थ। द फीड शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी कंसनट्रेट पल्सेस, सम गुड क्वालिटी फॉरेज। कि जो उनको फीडिंग दी जाती है उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए। द कंसनट्रेट मिक्सचर मे बी गिवन एज पर फॉलोइंग वीक बिफोर बर्थ। इस तरीके से उनको दिया जाता है, जैसे 6 वीक में उनको दिया जाता है 1 kg कंसनट्रेट, 5 वीक में 2 kg हो जाता है और 4 वीक में कितना दिया जाता है, अगेन 2 kg कंसनट्रेट दिया जाता है। तो स्ट्रीमिंग अप वो होता है कंसीव करने से लेकर बर्थ तक जितनी भी उनको फीडिंग दी जाती है, जो कुछ भी वो एनिमल्स खाती हैं वो स्ट्रीमिंग अप कहलाता है, और वो जो खा रही हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए। उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, कंसनट्रेट मिक्सचर कह रहे हैं। ये कंसनट्रेट मिक्सचर कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, जैसे 6 वीक का हो तो 1 kg, 5 वीक का है तो 2 kg और 4 वीक का है तो अगेन 2 kg, 3 वीक का है तो 2.5 kg, 2 वीक है बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले के जो 2 वीक होते हैं अगेन 3 kg और 1 वीक बिफोर बर्थ 3 kg। फिर आते हैं डाउन कवर। क्या होता है, पीरियड ऑफ 15 डे प्रायर टू काविंग और पास्चुरेशन ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड इज कॉल्ड डाउन कवर इन कैटल। एक्स्ट्रा केयर इज गिवन ड्यूरिंग दिस पीरियड। डाउन कवर क्या है, 15 डेज प्रायर, कार्विंग से पहले का जो पीरियड रहता है, पास्चुरेशन ड्यूरिंग, बर्थ होने से पहले का बता रही हूँ मैं, जस्ट बर्थ होने से पहले के 15 डेज ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड इज कॉल्ड डाउन कवर इन कैटल। उनको पूरा प्रोटेक्शन, पूरा ध्यान में रखा जाता है 15 डेज। हमें पता है कि इन आफ्टर 15 डेज बर्थ दे रही है तो उन 15 डेज तक जो उनकी पूरी देखभाल की जाती है तो वो कवर पीरियड क्या कहलाता है, उनका डाउन कवर। एक्स्ट्रा केयर इज गिवन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसलिए उनको एक्स्ट्रा केयर उस समय दी जाती है क्योंकि वो उस समय काफ को बर्थ देने वाली होती है। ठीक है। फिर आता है फ्लशिंग। इट इज़ अ मैनेजमेंट टर्म फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी फीड्स। ये एक तरह का मैनेजमेंट होता है जिसमें हाई क्वालिटी फीड्स दिया जाता है, यूजुअली ग्रेन्स, प्रायर टू स्टार्ट द ब्रीडिंग टू इंक्रीज रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस। ठीक है। ब्रीडिंग स्टार्ट करने के लिए उनको जो हाई क्वालिटी फीड दिया जाता है जिससे उनकी रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस बढ़े, वो कहलाती है फ्लशिंग। Its purpose is to increase the rate of ovulation and hence lumbing rate in Eve। ये यही कह रहा है कि उसका ओवुलेशन बढ़े और लंबिंग रेट इंक्रीज हो। The response to flushing is influenced by age of Eve. Mature Eve show a greater response than the yearling। मैच्योर जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं जो यंग वंस होते हैं उनकी तुलना में। फिर आता है ड्राइंग ऑफ। ड्राइंग ऑफ इज़ द मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ कैजिंग टू मिल्क काउ दैट आर स्टिल लैक्टेटिंग।
ठीक है। इट इज़ जनरली डन 60 डे प्रायर टू काविंग इन कैटल, 60 डेज प्रायर जो काविंग का होता है उनका उस समय किया जाता है, सो एज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू ग्रोइंग फीटस ड्यूरिंग एडवांस पीरियड ऑफ गेस्टेशन, ताकि हम जो उसमें फीटस डेवलप्ड हो रहा है उसको अच्छी एडवांस क्या दें, नरिशमेंट दे सकें। ठीक है। फिर आता है काल्विंग, ऑल्सो कॉल्ड अ पास्चुरेशन, इसको पास्चुरेशन भी नाम दिया जाता है। इट इज़ द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू फीटस। मेनली ये क्या होता है, वो टाइम पीरियड होता है जब वो क्या कर रही है, बर्थ दे रही है यंग वंस को, और डिलीवरी ऑफ द न्यू बॉर्न विच अकर नॉर्मली एट द पॉइंट व्हेन द फीटस इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग ऑन इट्स ओन, कि बर्थ दे दिया वो अपने आप सर्वाइव हो रहा है, अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है। गिविंग बर्थ इज कॉल्ड काल्विंग इन कैटल, लिम्बिंग इन शीप, काल्विंग तो कहते हैं कैटल में, लम्बिंग बोलते हैं शीप में, फोरोइंग बोलते हैं स्वाइन में, किडिंग ऑफ गॉड्स, गॉड्स में बोलते हैं किडिंग, और वेल्पिंग बोलते हैं डॉग्स में। ठीक है। यानी यंग वंस को बर्थ देना जो है, ह्यूमन बींग्स का मेन टर्म ये पास्चुरेशन ही होता है, पार्ट्यूरेशन। ठीक है। ह्यूमन बींग में इसको पार्ट्यूरेशन ही बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, बट सब में अलग अलग होता है। कैटल में काल्विंग बोलते हैं, शीप में लम्बिंग बोलते हैं, फोरोइंग स्वाइन में बोलते हैं, किडिंग गॉट में बोलते हैं, और वेल्पिंग जो है वो डॉग में बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका हाउसिंग मैनेजमेंट, और फिर अदर जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। हाँ, ब्रीडिंग हमने स्टार्ट किया था, ब्रीडिंग मैनेजमेंट क्लियर हुआ। अब लेते हैं हम फीडिंग मैनेजमेंट। फीडिंग मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ टोटल अपेंडिचर इनकर्ड और एनिमल प्रोडक्शन अकर ऑन फीड और फूडर। जो इनका जो पूरा ढांचा एक तरह से कैटल का बनता है वो उनके फूडर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। द एक्सेस फूडर कैन बी प्रिजर्व्ड इन ड्राई और ग्रीन कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ हे एंड सैलेज। हम क्या करते हैं, एक्सेस फूडर जो होता है उसे ड्राई रखते हैं, और किस फॉर्म में रखते हैं, हे एंड साइलेज की फॉर्म में इसको रखते हैं। फिर आते हैं हम रेशन। अ रेशन इज़ द अमाउंट ऑफ फीड एन एनिमल रिसीव इन अ 24 आवर पीरियड। 24 आवर पीरियड में जो वो अमाउंट खा रहा है वो कहलाता है रेशन। राशन भी बोल सकते हो इसे आप। बैलेंस रेशन, a balanced ration is the amount of feed that will supply the proper amount and proportions of nutrients needed for an animal to perform a specific purpose such as growth, maintenance, lactation और gestation। बैलेंस डाइट हम अभी बोलते हैं, यहाँ इनको बोल रहे हैं बैलेंस रेशन। हम उतनी पर्टिकुलर क्वांटिटी में उनको क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, लैक्टेशन के लिए और गेस्टेशन पीरियड के लिए अच्छी होती है। टोटल मिक्स्ड रेशन क्या होता है, टोटल मिक्स्ड रेशन और टोटल मिक्स्ड रेशन इज अ मेथड ऑफ फीडिंग काउ दैट कंबाइंड ऑल फॉरेज, ग्रेन, प्रोटीन फीड, मिनरल्स, विटामिन्स, feed additives formulated to a specific nutrient concentrate into a single feed mix। एक सिंगल फीड मिक्स में जब उसको सब चीज़ें मिल जाती हैं, क्या मिल रहा है, फॉरेज ग्रेन्स, प्रोटीन फीड, मिनरल्स, विटामिन्स, फीड एडिटिव फॉर्मुलेटेड, फीड एडिटिव भी मिल रहे, ये सारे के सारे जब उसे एक ही जगह मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल फीड मिक्स। अब आते हैं प्रोडक्शन रेशन। प्रोडक्शन रेशन जो है इज़ द क्वालिटी ऑफ फूड गिवन टू अ फार्म एनिमल टू प्रोड्यूस मीट, मिल्क और एग। प्रोडक्शन रेशन वो क्वालिटी ऑफ फूड उनको प्रोवाइड कराना जिस कारण से अच्छी क्वालिटी का मिल्क हो या एग हो या मीट हो। ठीक है। विच इज़ ऑलवेज मोर देन द बेसिक मेंटेनेंस रेशन। जो बेसिक दे रहे हैं उससे ज़्यादा इम्प्रूव होता है वो वाला प्रोडक्टिव रेशन। अब आते हैं मेंटेनेंस रेशन। जो नॉर्मल रेशन की बात करी थी मैंने, इट इज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड टू कीप द एनिमल अलाइव, यानी उसको इतनी ही क्वांटिटी का फूड दो जितनी क्वांटिटी में वो अलाइव रह पा रहा है। दिस कैन बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग स्टॉक व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फीड। जब उसकी फीड की शॉर्टेज होती है तब ये मेंटेनेंस रेशन प्रोवाइड कराया जाता है। फंक्शन ऑफ रेशन, द गिवन रेशन, राशन भी बोल सकते हैं बच्चों इसे। राशन गिवन टू एनिमल प्ले द फॉलोइंग फंक्शन, प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी, एनर्जी दे रहा है ये, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द टिश्यू, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द सेल,
डेवलपमेंट, कंप्लीट बॉडी डेवलपमेंट है तो उसमें सब कुछ आ गया कि वो एनर्जी दे रहा है, ग्रोथ कर रहा है, टिश्यू की सेल की ग्रोथ कर रहा है, बॉडी वेट इंक्रीज कर रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन, मीट एग वुल के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, ब्रीडिंग उनकी अच्छी हो जाती है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड राशन, इट शुड बी न्यूट्रिटिव एज पर स्टैंडर्ड, न्यूट्रिटिव होना चाहिए, पैलेटेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, लोकली अवेलेबल होना चाहिए कि आराम से मिल जाए वो, फेयरली बल्कि में होना चाहिए, लग्जेटिव होना चाहिए और शुड बी वेराइटी टू फीड इन द राशन, अलाउ मच ऑफ ग्रीन फूडर, मेनली हम लोग ग्रीन फूडर लेते हैं। प्रिजर्व फूड में मैंने आपको मेनली दो बताए थे, साइलेज और हे। साइलेज क्या होता है? द ग्रास और अदर ग्रीन फूडर कॉम्पैक्टली एंड स्टोर्ड इन नेचुरल कंडीशन। हम ग्रासेस को और अदर ग्रीन फूडर को एक कॉम्पैक्टली ना उसे ना रख के बांध के और स्टोर करते हैं नेचुरल कंडीशन में, टिपिकली इन द साइलो विदाउट बीइंग ड्राइड और यूज्ड एज अ एनिमल फीड इन अ विंटर इज कॉल्ड अ साइलेज। इनको हमें ड्राई नहीं करना है और मेनली ये कब यूज में लिया जाता है? विंटर में लिया जाता है। साइलेज इज फर्मेंटेड हाई मॉइस्चर स्टोर्ड फूड, ये फर्मेंटेड भी होता है और इसमें हाई मॉइस्चर होता है, ठीक है। इट इज फर्मेंटेड एंड स्टोर्ड इन अ प्रोसेस कॉल्ड एनसाइलेज। ये फर्मेंटेड होता है और जो इस प्रोसेस के थ्रू इसको स्टोर किया जाता है वो एनसाइलेज कहलाती है, एनसाइलिंग और साइलेजिंग, एंड इज यूजुअली मेड फ्रॉम, किससे बनाई जाती है? ग्रासेस क्रॉप इंक्लूडिंग मेज, सॉर्गोसम एंड अदर सीरियल्स यूजिंग द एंटायर ग्रीन प्लांट। मेनली चारा, फूडर जो है उसे चारा भी बोलते हैं, वो किससे बना रहा है? सार्गोसम, मेज और दूसरी सीरियल्स जो होती हैं उनसे फॉर्म होता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं। इनको हम क्या कर रहे हैं? टाइटली बाउंड करके एक जगह रख देते हैं, फर्मेंट होता है ये, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? और ये वेट रहता है, ड्राई नहीं होता है, इसे बोलते हैं एनसाइलेज। फिर आता है क्वालिटी ऑफ गुड साइलेज। साइलेज इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट, द गोल्डन ब्राउन एंड ग्रीनिश येलो कलर, फर्मेंटेड होता है, ये पहला मैंने बताया। दूसरा गोल्डन ब्राउन कलर का, ग्रीनिश और येलो कलर का होता है। द प्लीजेंट फ्रूटी ऑर्डर आर द इम्पॉर्टेंट केमिकल पैरामीटर्स रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ साइलेज। इन एडिशन टू दैट इट शुड बी सेमी लग्जेटिव। बेस्ट साइलेज इज मेड अप फ्रॉम मेज एंड सॉर्गोसम से जो हम बनाते हैं, सॉर्गम बोल रही हूँ, वो अलग प्लांट होता है सॉर्गम। मेज और सॉर्गम, ऊपर भी मैंने सॉर्गम ही बताया था, इधर भी सॉर्गम ही बताया। बेस्ट साइलेज इज मेड अप फ्रॉम मेज एंड सॉर्गम। द क्रॉप शुड बी कट एट मिल्की स्टेज। क्रॉप को हमें जो कट करना होता है मिल्की स्टेज में कट करना पड़ता है। 1 cubic feet साइलेज इज इक्वल टू 12 to 16 kg। साइलेज गेट रेडी इन 12 week, 12 week में वो रेडी हो जाता है। साइलेज कंटेन 60% ड्राई मैटर, इसमें 60% ड्राई मैटर होता है। साइलेज कंटेन 30 to 40% मॉइस्चर और 30 to 40% मॉइस्चर होता है। हे इज ग्रास, legumes और अदर हर्बेसियस प्लांट दैट हैव बीन कट, ड्राइड एंड स्टोर्ड। ये तो वेट होता है स्टोर और ये ड्राई स्टोर होता है और मेनली इसमें ग्रासेस होती हैं, लेग्यूम प्लांट्स होते हैं और हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं। यूज एज ए एनिमल फूडर पर्टिकुलरली फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज कैटल, हॉर्स, गॉट एंड शीप इन अ वे दैट मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस। इनके मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस रहते हैं। ड्राइंग द ग्रीन फूडर टू कीप इन अ ग्रीन कंडीशन इज कॉल्ड हे। गुड हे इज लीफी ग्रीन येलो इन कलर, लीफी ग्रीन कलर का होता है। 80 to 85% ड्राई मैटर होता है, 15% मॉइस्चर होता है। द बेस्ट हे इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम गिप्टिन क्लोवर, बारसीम नाम होता है इसका। ल्यूसरीन जिसका नाम होता है राइजिका और एंड सोयाबीन, उससे बनता है। मेनली 3 इन्होंने बताए हैं। इजिप्टियन क्लोवर जिसे हमें बारसिम बोल रहे हैं, ल्यूसरीन जो कि रिजिका एंड सोयाबीन, इससे बनता है। तो ये हो गया आपका हे एंड साइलेज जो कि एज अ फूडर वो यूज करते हैं। अब रेशो कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।